हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज की क्लास में हम क्लास 12th फिजिक्स के चुंबकत्व चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चुंबकत्व के सारे क्वेश्चन जो 2022, 2023 और 2024 में आए हैं, है ना। 2000 सीजी बोर्ड 2022, 23, 24 के पूरे क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कितने मार्क्स का आता है चुंबकत्व चैप्टर से। चुंबकत्व ये चैप्टर नंबर 5 है ना, चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व। टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 3 मार्क्स का। कितना क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो आज का क्लास एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखेंगे, है ना, और वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ 2022 सैटे में पूछा हुआ क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ 2022 सैटे में पूछा गया क्वेश्चन है, नमन कोण किसे कहते हैं? किसी स्थान पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक h, ऊर्ध्वाधर घटक v तथा परिणामी तीव्रता I के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं नमन कोण की। तो नमन कोण क्या होता है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, उसे उस स्थान का हम क्या बोलते हैं? नमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नमन कोण। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, उसे उस स्थान का हम क्या बोलते हैं? नमन कोण बोलते हैं, नमन कोण कहते हैं। और नमन कोण को किससे शो करते हैं? थीटा से। नमन कोण को किससे शो किया जाता है भाई? थीटा से। ओके, याद रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इतने में आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको पूछे उस स्थान पर क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक और परिणामी तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। तो देख लेते हैं सेकंड पार्ट, H, V और I में संबंध। H मतलब क्षैतिज घटक, V मतलब ऊर्ध्वाधर घटक और I मतलब परिणामी तीव्रता। ठीक, तो हम बोलते हैं, मान लो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता I, क्षैतिज घटक H और ऊर्ध्वाधर घटक V है ना। यदि उस स्थान पर चुंबकीय या मुत्तर में घूमने के लिए एक स्वतंत्र चुंबकीय सुई NS को लटका दिया जाए। चुंबकीय सुई किसको लटका दिया जाए? NS को लटका दिया जाए, तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ठहरेगी। कौन सी दिशा में ठहरेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ठहरेगी। देखो, मैंने एक चुंबकीय सुई को ऐसे करके लटका दिया। ठीक है, अब ये कौन सी दिशा में ठहरेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ठहरेगी। मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ठहरेगी, तो इसके 2 घटक होंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता हो गई, इसके 2 घटक होंगे। एक होगा क्षैतिज घटक, दूसरा होगा ऊर्ध्वाधर घटक। दूसरा क्या होगा? ऊर्ध्वाधर घटक, जो चित्र में प्रदर्शित है। ये देखिए, ये चुंबकीय सुई है, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की ओर रुका हुआ है। ठीक है, इसके 2 घटक शो हुए हैं। देखो, एक है क्षैतिज घटक और दूसरा है ऊर्ध्वाधर घटक। क्लियर है? ओके, अब देखिए, अब इसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि भैया H क्या है? क्षैतिज घटक है। तो क्षैतिज घटक H इक्वल टू मैं लिख लेता हूं, H इक्वल टू क्या ले लेता हूं भैया? B cos थीटा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भैया। हमको परिणामी तीव्रता क्या बोला है? B बोला है ना। परिणामी तीव्रता B बोला है, तो हम किससे शो करेंगे इसको? सॉरी, परिणामी तीव्रता I बोला है ना, तो इसको I से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? I से। मैं गलती से B लिख दिया था। ठीक है, तो क्षैतिज घटक H इक्वल टू अब क्या मिल जाएगा? I cos थीटा मिल जाएगा। H इक्वल टू क्या मिल जाएगा? I cos थीटा। H इक्वल टू क्या मिल जाएगा जी? I cos थीटा। हमेशा क्षैतिज घटक में cos थीटा आता है और ऊर्ध्वाधर घटक में sin थीटा आता है, याद रखना है। तो H इक्वल टू आ गया
आई कॉस थीटा, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद मैं बोलता हूं ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक किस में है? लंब में है। देखो लंब को ऊर्ध्वाधर घटक बोल रहे हैं, तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं? आई साइन थीटा। v इक्वल टू क्या लिख दूंगा बेटा? आई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ना है। समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, कैसे जोड़ने पर? वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है, तो क्या लिखा मैं? एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। भैया लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ना है ना। इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर किया तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है। अब देखिए आई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आई स्क्वायर को आप कॉमन ले लोगे। आई स्क्वायर कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये हो गया आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो मैंने क्या लिख दिया? 1। तो हमको मिल गया आई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इसी को मैं जमा के लिख देता हूँ, इसी को जमा के लिखता हूँ आई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, या इसी को ट्रांसफर अगर वर्ग को पक्षांतर किया तो क्या बन जाएगा? वर्गमूल। तो क्या लिख सकता हूँ? आई बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, यही अभिष्ट संबंध है, यही वी एच और आई में संबंध है, यही क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक और परिणामी तीव्रता में संबंध है। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। क्लियर? ठीक है, हमको तो यहाँ पे वी एच और आई में रिलेशन पूछा था, संबंध पूछा था, ये निकल गया। मान लो इसी क्वेश्चन में आपको बोलता, इसी क्वेश्चन में बोलता ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक और नमन कोण में संबंध स्थापित कीजिए बोलता, तो क्या करते? कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। देखो समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर देना, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर। ठीक है, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर क्या मिलेगा? देखो लेफ्ट को लेफ्ट से भाग दिया, v अपॉन एच आ गया, और राइट को राइट साइड से भाग दूंगा। ये देखो आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा, आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा। अब आपके मन में आएगा सर 2 को 1 से भाग क्यों दिए, है ना? तो बात ऐसा है कि अगर मान लो मुझे tan थीटा लाना है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, है ना? इसलिए मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए आई और आई कैंसिल हो गया, v अपॉन एच इक्वल टू आ गया साइन बटे कॉस। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा? tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। इक्वेशन नंबर 4, ये v, h और थीटा में संबंध है, ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक और नमन कोण में संबंध है। क्लियर है? तो ये टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। ठीक, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, एच वी आई में संबंध। ठीक, क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ 2022 सेडबी में पूछा गया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ 2022 सेडबी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है निम्न भूचुंबकीय तत्व को परिभाषित कीजिए। तो भूचुंबकीय तत्व कौन कौन से होते हैं? नमन कोण, दिक्पात कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता, है ना? ये तीनों क्या होते हैं? भूचुंबकीय तत्व होते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है नमन कोण, है ना? नमन कोण, तो नमन कोण अभी कुछ देर पहले पढ़े हमने, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का हम क्या बोलते हैं? नमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नमन कोण। ठीक, सेकंड नंबर में आता है आपका दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, तो दिक्पात कोण क्या होता है? किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। किसी स्थान पर
चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? उस स्थान का दिक्पात कोण, याद रखना है। ठीक, फिर से बोल रहा हूं, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, अब चुंबकीय यामोत्तर मतलब क्या होता है? किसी की चुंबक के लंबवत तल को ही हम क्या बोलते हैं? उसका चुंबकीय यामोत्तर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। तो सिंपल एक लाइन में बोलना है, यह पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। यह पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है, या ये नीचे वाला लाइन बोल दोगे तो भी चलेगा। इतना बोल दो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ओके, सिंपल सा एक ही लाइन में बोलना है, यह पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। ठीक है, ये नीचे वाला बोलना है तो बोल दो, नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक, इतना बस बोल देना, यह पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर आराम से ले सकते हैं आप। ठीक है, ये आया है आपका 2022 सेट बी में। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है छत्तीसगढ़ 2024 सेट सी। 24 है कि 22 है? 22 होगा जी, सॉरी, गलती से मैं 24 लिख दिया हूँ, 22 है। 2022 सेट सी में पूछा गया है ये। सीजी 2022 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन क्या बोलता है? चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा दीजिए एवं इसके कोई 4 गुण लिखिए। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा तो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है आपका चुंबकीय बल रेखा का परिभाषा और उसके गुण, तो समझिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गया। क्या बोल रहा हूं मैं? चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। अब इसके गुण की बात करते हैं तो पहला नंबर बोलेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, ये पहला परिभाषा हो गया, सॉरी पहला गुण हो गया। सेकंड गुण याद रखना है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तीसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट गुण, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, इतना ही लिखना है बस, है ना। अगर कारण कभी पूछ दिया, कारण पूछेगा तो बोलेंगे दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका कारण यह है कि यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु में दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेगी, है ना, जो कि वास्तव में संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, ये कारण है भैया। ठीक है, गुण में तो बस इतना ही लिखना है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये 3 गुण हो गया। चौथा गुण याद रखना है, बहुत सिंपल है, अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं सघन होंगी। चुंबकीय बल रेखाएं सघन मतलब घनी होंगी, पास पास होंगी, है ना। अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं सघन तथा कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं विरल होती है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? विरल। कहाँ? कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2022 सेट सी का क्वेश्चन। ठीक है जी, चुंबकीय बल रेखा एवं उसके गुण। ओके, याद रखना है भैया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं 2023 सेट ए के क्वेश्चन।
2023 सैटे के क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक, यहाँ पे घुमाने नहीं लिखा गया है, घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, एक चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किए गए चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो देख लीजिए मैं क्या बोलता हूं, माना m चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव है। ठीक है भाई, चुंबकीय द्विध्रुव बोलेगा या दंड चुंबक बोलेगा तो दोनों के लिए सेम आंसर रहेगा ना, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव बोलेगा तो चुंबकीय द्विध्रुव बोलना है और दंड चुंबक बोलेगा तो दंड चुंबक बोलना है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं माना m चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। चाहो तो आप डायग्राम बना सकते हो, चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, है ना। ठीक है, चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, परस्पर समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। और इसमें आपका चुंबकीय द्विध्रुव कैसे रखा हुआ है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। कैसे रखा गया है भैया, थीटा कोण बनाते हुए। ये वाला एंगल थीटा है। ठीक, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसका ध्रुव प्राबल्य चुंबकीय आघूर्ण कितना है, कैपिटल M है। ठीक, तो मैंने क्या बोला, माना चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्य के लिए पूछा है ना। अगर बल आघूर्ण पूछता तो आपको डायग्राम बनाना पड़ता। ठीक है, ओके। देखिए, माना m चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। ठीक है जी, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को किससे शो करते हैं, टाउ से। टाउ इक्वल टू होता है mb साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या होता है भैया, mb साइन थीटा, याद रखना है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखे द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू होता है mb साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए। ठीक, अब मैं बोलूंगा चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प कोण मतलब छोटे से कोण d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है भैया, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। ठीक है, अब यहाँ पे बल के जगह मैं क्या यूज करूंगा, बल आघूर्ण को यूज करूंगा। बल आघूर्ण एक प्रकार का बल है ना, तो बल के जगह बल आघूर्ण को यूज करूंगा। तो बल के जगह मैं लिख दिया mb साइन थीटा, mb साइन थीटा। और विस्थापन के जगह क्या लिखोगे, d थीटा। विस्थापन के जगह क्या यूज करोगे, d थीटा। क्यों, क्योंकि d थीटा कोण से घुमा रहे हो। ठीक है, ये चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य है ना, इसलिए dw लिख दिया। छोटा कार्य है ना, इसलिए dw लिख दिया। ठीक है, अब मैं बोलता हूं अतः चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। देखो, जब हमको छोटा कार्य पता हो और बड़ा कार्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। जब हमको छोटी राशि पता हो और बड़ी राशि निकालना हो तो हम क्या करते हैं भैया, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। तो देखिए, बड़ा कार्य निकाल रहा हूँ, w निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, dw का इंटीग्रेशन कर दूंगा, dw का इंटीग्रेशन कर दूंगा, छोटे कार्य का समाकलन कर दूंगा। कितने
कितने कोण से घुमा रहे हैं, थीटा कोण से। तो यहाँ पे लिमिट क्या लेना है, 0 से थीटा। लिमिट क्या होगा भैया, 0 से थीटा। अब देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 0 to थीटा, डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है भैया, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा और एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, एम बी। एम बी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और मिला इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। लिमिट है 0 से थीटा। अब कई लोगों के मन में डाउट है कि भैया एम बी कांस्टेंट कैसे हुआ, है ना। तो यहाँ पे किसके सापेक्ष करना है समाकलन, थीटा के सापेक्ष। थीटा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, जो थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो एम और बी या थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं करते, इसलिए वो कांस्टेंट ले लिया उसको, एम बी को मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे मिला हमको एम बी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन किया तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा। क्या मिला, माइनस कॉस थीटा। लिमिट को ले लिए 0 to थीटा। ठीक, अब देखिए माइनस जो है कांस्टेंट है इसलिए रूट ए, माइनस जो है कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख दिया और अंदर में आया कॉस थीटा 0 to थीटा। अब लिमिट लेते हैं, लिमिट कैसे लगाते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले थीटा की जगह उच्च सीमा रखूंगा, माइनस करके निम्न सीमा मतलब 0 को रखूंगा। तो क्या मिलेगा, देखो माइनस एम बी, पहले थीटा रखा यहाँ पे तो कॉस थीटा माइनस, अब थीटा की जगह क्या रखूंगा, 0, तो कॉस 0, कॉस 0। और याद रखना कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है भैया, 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो आपको मिला माइनस एम बी, ठीक है, कॉस थीटा माइनस 1। ठीक, माइनस को अंदर ले जाओगे, माइनस को अंदर ले जाओगे मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे अंदर से तो क्या मिलेगा, एम बी ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ठीक है, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। W इक्वल टू क्या मिला, एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यही अभिष्ट कार्य के लिए व्यंजक है, यही अभिष्ट कार्य के लिए व्यंजक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो ये द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक हो गया भैया, ऐसे सॉल्व करना है आपको। ओके, 2023 सैटे में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, क्लियर हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है जी, किसी को कोई डाउट, ओके है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 सेट बी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, कैपिटल एल लंबाई के एक चालक तार को मोड़कर, कैपिटल एल लंबाई के एक चालक तार को मोड़कर इसे वृत्तीय लूप में परिवर्तित कर इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है। कितनी धारा, आई धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं समझिए, एक चालक तार है भैया, एक चालक तार है ना, इसको वृत्तीय रूप में मोड़ दिया गया है, मतलब एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया, ऐसे ऐसे मोड़ दिया गया है। ठीक है, ओके, वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। ठीक, और इसमें कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है, आई धारा, आई धारा प्रवाहित की जा रही है। तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान बताना है, चुंबकीय आघूर्ण का मान बताना है। तो हमको फॉर्मूला पता है, याद रखना है, फॉर्मूला नहीं पता है तो याद रखना है। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण आप जानते हो कैपिटल एम बराबर एम इंटू 2L होता है, मतलब ध्रुव प्राबल्य गुणित प्रभावी लंबाई होता है। ठीक है, वो तो जानते हो, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये लूप के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम बराबर होता है आई इंटू ए। कैपिटल एम बराबर क्या होता है, आई इंटू ए, जहां पे आई धारा है और ए क्षेत्रफल है। ए क्या है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कैपिटल ए इक्वल टू क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। तो ए की जगह मैंने रख दिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल एम इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आप ये जो सीधा तार है उसको वृत्त के रूप में मोड़ दिए, वृत्त के रूप में मोड़ दिए, मतलब इसका प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा भैया, चेंज हो जाएगा। तो तार की प्रभावी लंबाई बराबर क्या होगी, वृत्त की परिधि, क्योंकि जो ऐसा था इसको मैं, इसकी लंबाई को मैं क्या बोलता हूँ, प्रभावी लंबाई बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, प्रभावी लंबाई, है ना। तो इसको मैं किस में मोड़ दिया हूँ, वृत्त के रूप में मोड़ दिया हूँ। किस में मोड़ दिया हूँ भैया, वृत्त के रूप में। तो प्रभावी लंबाई क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब तार की प्रभावी लंबाई बराबर क्या बोलूंगा, वृत्त की परिधि। तार की प्रभावी लंबाई बराबर वृत्त की परिधि। अब देखिए जो प्रभावी लंबाई है उसको मैंने क्या लिया है, कैपिटल एल लिया है। तार की प्रभावी लंबाई क्या, कैपिटल एल, वो किसके बराबर हो गया, परिधि के, मतलब 2 पाई आर के। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। यहाँ से मैं आर का वैल्यू ले लिया, आर का वैल्यू निकाला तो क्या मिलेगा जी हमको, आर का वैल्यू निकालोगे 2 पाई को इधर पक्षांतर करोगे तो एल अपॉन 2 पाई मिलेगा। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल एल अपॉन 2 पाई मिलेगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे, 1 नंबर में, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है जी, क्या मिलता है देखिए, कैपिटल एम बराबर आई इंटू पाई, ठीक है, एल अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, आई पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ये हो गया आई पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूँ 4 पाई इंटू पाई लिख सकता हूँ, है ना, 4 पाई इंटू पाई लिख सकता हूँ। तो पाई और पाई क्या हो गया, कैंसल। फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण। ये क्या निकल गया भैया, चुंबकीय आघूर्ण, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, 2023 सेट बी का क्वेश्चन है भैया, ये देख लेंगे बढ़िया से। ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन, कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण व कैपिटल एल लंबाई वाले चालक तार को एल के आकार में उसके 1/3 लंबाई तक मोड़ा गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एम चुंबकीय आघूर्ण व एल लंबाई वाले चालक तार को एल के आकार में, एल के आकार में उसके 1/3 लंबाई तक मोड़ा गया है, तो इसका नया चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा बात को, हमारे पास मान लो एक ठोक चालक तार है जिसका लंबाई कितना है भैया, कैपिटल एल है ना, इसका लंबाई कितना है, कैपिटल एल। इसके 1/3 भाग को अपन मोड़ दिए हैं, 1/3 भाग को मोड़ दिए हैं। कौन से रूप में मोड़ दिए हैं, एल के रूप में मोड़ दिए हैं। तो एल के रूप में मोड़ेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो ठीक है, एल के रूप में मोड़ दिए। कितने भाग को मोड़े हैं, 1/3 भाग को। तो इसको मैं ले लिया L/3। क्या ले लिया जी, L/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला भाग कितना हो जाएगा, ये L/3 है, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, कैसे निकालूंगा, L में L/3 को माइनस करूंगा तो 3 एकम 3, 3 L में 1 L गया, कितना आया, 2 L/3। मेरा बात समझ आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है भैया एक सीधा तार है एल लंबाई का, उसको कौन से भाग उसको कौन से आकार में मोड़े हैं, एल आकार में मोड़े हैं। और कितने को मोड़े हैं, लंबाई एल के 1/3 भाग को मोड़े हैं। एल के 1/3 भाग को मोड़ा मतलब L/3 ये हो गया, बचा कितना, 2 L/3 बचा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ना, हम सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं। अपन जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम बराबर क्या होता है, ध्रुव प्राबल्य गुणित प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई
ध्रुव प्राबल्य गुणित प्रभावी लंबाई, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब कैपिटल M इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ, ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m और प्रभावी लंबाई क्या दिया हुआ है, कैपिटल L दिया हुआ है। प्रभावी लंबाई क्या दिया हुआ है जी, कैपिटल L दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब समझिएगा, L आकार में मोड़ने पर, L आकार में मोड़ने पर नया प्रभावी लंबाई, नया प्रभावी लंबाई, तो नया प्रभावी लंबाई कैसे निकालना है, समझिएगा बात को। भैया प्रभावी लंबाई पहले ये था, मान लो ये n है और ये s है, प्रभावी लंबाई कितना है, l है। इसको इस फॉर्म में मोड़ दिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया आपका n मान लो, और यहाँ पे क्या मिल गया, s। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों का प्रभावी लंबाई निकालना है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी निकालना है। तो ये वाला दूरी को प्रभावी लंबाई बोलूँगा, ये वाले दूरी को क्या बोलूँगा, प्रभावी लंबाई। मान लो इसको मैं क्या बोल दिया, l डैश बोल दिया, क्या बोल दिया, l डैश। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2 होता है ना। ठीक है, तो ये आपका आ गया l डैश का स्क्वायर। लंब कौन है, 2l/3 का स्क्वायर। आधार कौन है, l/3 का स्क्वायर। बात समझ आ रहा है बेटा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करता हूँ, मान लो वर्ग को पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा l डैश, और ये स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, रूट में, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, है ना। और देखिए ये आपको मिला 2l/3 का वर्ग धन l/3 का वर्ग। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व करना है कैसे करूँगा, ध्यान से देखो। ये मुझे मिला l डैश अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4l² प्लस l²/9। ठीक, ये हमको मिल गया अंडर रूट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा। 4 और 1 क्या हो गया, 5, 5l²/9 मिलेगा क्या, ठीक है जी, 5l²/9। अब ये 9 का वर्गमूल हमको पता है क्या होता है, 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, आपको मिलेगा l डैश इक्वल टू, आराम से देखिए बेटा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। इसको देखो, ये l² रूट से बाहर आ जाएगा, 9 भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो l रूट से बाहर आया तो क्या मिला, l, है ना, l रूट से बाहर आ गया, और 9 का वर्गमूल क्या हो गया, 3, अंदर में क्या बच गया, √5। ठीक है, तो आप फाइनली l डैश इक्वल टू क्या ले सकते हो, l डैश इक्वल टू क्या ले सकते हो, √5/3l। l डैश इक्वल टू क्या ले सकते हो बेटा, √5/3 × l। l डैश इक्वल टू क्या ले सकते हो, √5/3 × l। ठीक, तो नया चुंबकीय आघूर्ण, नया चुंबकीय आघूर्ण फॉर्मूला वही रहेगा, क्या, ध्रुव प्राबल्य गुणित प्रभावी लंबाई, ध्रुव प्राबल्य गुणित प्रभावी लंबाई। ध्रुव प्राबल्य क्या है आपका, स्मॉल m है, प्रभावी लंबाई क्या मिल रहा है आपको, प्रभावी लंबाई क्या मिल रहा है जी, √5/3 तो इसको मैं क्या लिख दिया, √5/3 ml। ठीक है, समीकरण 1 से वैल्यू रख दो, 1 से मान रख दो, तो ये नया चुंबकीय आघूर्ण को m डैश बोल दो, तो फाइनली m डैश इक्वल टू क्या मिल रहा है, √5/3 ml की जगह क्या लिख दिया, m। समझ रहे हो, ये नया चुंबकीय आघूर्ण है, क्या भैया, नया चुंबकीय आघूर्ण m डैश इक्वल टू क्या मिल गया, √5/3 m। ये हमारा आंसर है बेटा, यही हमारा आंसर है। क्लियर, ठीक है, ठीक, तो ऐसे बनाना है। 2023 सेटसी में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। ओके, क्लियर है, ठीक है। कहीं पे डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा, और बेहतर बनाने का, वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए, छत्तीसगढ़ 2024 सैटे में पूछा गया क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ 2024 सैटे में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, लौह चुंबकीय पदार्थ व अनुचुंबकीय पदार्थ के गुणों की तुलना कीजिए। ये सैटे में पूछा है। सेट बी का क्वेश्चन देख लेते हैं।
सेट बी में क्या पूछा है, प्रति चुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, तीनों का आंसर एक साथ बताऊंगा क्योंकि तीनों एक साथ अलग अलग सेट में पूछा गया है ना। आपका 2024 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन, प्रति चुंबकीय पदार्थ व अनुचुंबकीय पदार्थ के गुणों की तुलना कीजिए, है ना। प्रति चुंबकीय पदार्थ व अनुचुंबकीय पदार्थ के गुणों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो हम अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ तीनों के गुण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसी गुण को अंतर में लिख सकते हैं भाई, जिसके बीच में अंतर पूछेगा उन दोनों का गुण लिख देना है बस। बात समझ आ रहा है। तो ये सेट ए, सेट बी, है ना, और सेट सी, तीनों का क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ व अनुचुंबकीय पदार्थ के गुणों की तुलना कीजिए। 2024 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूँ, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल है इसका एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हमको परिभाषा तो पूछा नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, नॉलेज के लिए हमको पूछा है गुणों की तुलना कीजिए, तो गुण की तुलना कर लेते हैं। मतलब पहले बताता हूं अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। किसको बता रहा हूं जी, अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। तो पहला नंबर याद रखना है आपको, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो शक्तिशाली चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ किससे आकर्षित होते हैं जी, शक्तिशाली चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक, सेकंड याद रखना है, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या लटकाया जाता है, तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। ठीक, फिर से बोल रहा हूं मैं, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाता है, याद रखना है। तीसरा, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। वह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। ठीक, ओके, ये अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण हो गए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण जस्ट उल्टा होगा इसका। देखो, गुण की बात कर रहा हूं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण की। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो शक्तिशाली चुंबक से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते थे, आकर्षित, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित। सेकेंड नंबर में याद रखना है, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है, तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या हो रहा था, समांतर हो जा रहा था, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हो जा रहा है भैया, लंबवत हो जा रहा है। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो थर्ड, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण है ना, सरल शब्दों में। तीसरा, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है, अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। क्लियर है? ठीक, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण हो गए भैया। ठीक है, दोनों का तुलना हो गया। ठीक, अब इसके बारे में जान लेते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है क्या चीज।
तो प्रतिचुंबकी पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं, प्रतिचुंबकी पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, है ना, क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता था और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो रहा है। ठीक, एग्जाम्पल है इसका सोना, चांदी, तांबा, पानी आदि, सोना, चांदी, तांबा, पानी आदि। ठीक है, ओके। प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं भैया, चुंबकित हो जाते हैं। ओके, और अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। क्लियर? ओके, अब आते हैं हम लौह चुंबकीय पदार्थ में। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ में तीनों के गुण बता दे रहा हूं। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लो, लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये सब क्या होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये दुर्बल चुंबक द्वारा भी, मतलब दुर्बल चुंबक से भी आकर्षित होने की क्षमता रखते हैं, है ना। ठीक है, तो गुण की बात कर रहा हूं। पहला, लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होते हैं। वो तो शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होता था अनुचुंबकीय पदार्थ, लेकिन ये दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाता है। दूसरा याद रखना है, लौह चुंबकीय पदार्थ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समांतर हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है, मतलब अनुचुंबकीय टाइप से काम कर रहा है ये, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जा रहा है। जबकि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, जब लौह चुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। इसको पूरा लिख लेना भैया आप लोग, है ना, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जब लौह चुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। क्लियर? ओके, तो इस प्रकार आपके 2022, 23, 24 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, है ना। 2022, 23, 24 के क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है, अच्छे से करना है और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक, हाँ, इसके अलावा मैं कुछ संभावित प्रश्न बता दे रहा हूँ 2025 में आने वाले, जो आ सकते हैं, है ना, ऐसा मेरे को लगता है। फर्स्ट, सबसे पहले तो बल आघूर्ण के लिए व्यंजक, मतलब ये 2022, 23, 24 का पेपर तो करना ही है अच्छे से। उसके अलावा ये क्वेश्चन देख लेना। फर्स्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, सेकंड इसी से रिलेटेड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, क्या, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है भैया, क्लियर। उसके बाद अभी हमने देखा क्या, लौह अणु प्रति, मतलब लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण अलग से याद कर लेना, वही अंतर में आएगा। गुणों की तुलना पूछेगा तो वही काम आएगा। क्लियर है? ओके, तो ये जो 22, 23, 24 के क्वेश्चन हमने देखे, उसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्लियर? हाँ, इसके अलावा चौथा नंबर में याद अक्षीय स्थिति वाला क्वेश्चन कर लेना। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कर लेना। पांचवा, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कर लेना। ठीक है, इतना टॉपिक कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन तय है आना आपके पेपर में। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, 2022, 23, 24 के क्वेश्चन करना है, उसके अलावा ये चारों क्वेश्चन भी करना है आपको। हाँ, एक क्वेश्चन और जोड़ लो, परिनालिका, चुंबक और परिनालिका में अंतर, दंड चुंबक और परिनालिका में अंतर, और परिनालिका में अंतर। ठीक है, ओके, ठीक,
और ये स्थितिज ऊर्जा बोला हूँ, मतलब स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है भैया, है ना। ठीक है, ओके। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।